नमस्ते। सनातन संवाद में आप सबका स्वागत है। इंसान समय समय पर टेक्नोलॉजी के जरिए नए नए आविष्कार करता रहा है और वो अपने इन आविष्कार के जरिए बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजों पे अपना हक जमाना चाहता है जो 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 आज से पहले तक तो नेचर के कंट्रोल में थी, या एक नेचुरल प्रोसेस होता था उन चीजों का, इस पृथ्वी पे इस सृष्टि के अंदर बने रहने का। मगर उन चीजों पे वो धीरे धीरे करके वो चाहता था कि उसका कंट्रोल अगर बन जाए तो वो उसको अपने फायदे के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं जिस विषय पे आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ उसका उसके उसका उसका उस वो ये विषय जो है हमारे मौसम से जुड़ा हुआ है, हमारे वेदर पैटर्न से जुड़ा हुआ है। तो इंसान ने इस पे भी अपना हक जमाने की कोशिश करी, इसको भी अपने तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करी। तो देखा गया कि लगभग लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इस टेक्नोलॉजी के अंदर ब्रेक थ्रू होने लगे, मेट्रोलॉजी और एटमॉस्फेरिक साइंसेस के अंदर काफी काम काम होने शुरू हो गया। और उसके बाद में जो एडवांसमेंट्स हुई, जो ब्रेक थ्रूज हुए, उसमें कुछ इस तरीके का टेक्नोलॉजी डेवलप हुई कि इंसान ने वेदर को भी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करी। तो इसकी शुरुआत कई देशों ने करी, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए ने इस पे कदम बढ़ाया, चाइना ने आगे कदम बढ़ाया, जापान ने कदम बढ़ाया, रशिया ने कदम बढ़ाया। यूए में भी आजकल देखा जाता है कि वहां पे भी बारिश करवाई जाती है आर्टिफिशियल तरीके से। और कई अन्य देशों ने भी इसमें अपनी टेक्नोलॉजी को अपनी तरीके से ही डेवलप करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी। तो इसमें जो कॉमन टेक्नोलॉजी और सबसे फेमस टेक्नोलॉजी हुई, उसको क्लाउड सीडिंग के नाम से बुलाया जाता है, उसको संबोधित किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत ऊंचाई के ऊपर एक अनमैन्ड या मैन्ड एयरक्राफ्ट भेजा जाता है, जिसके जरिए वहां पे मतलब जो आसमान है वहां पे सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस जो होता है उसका उसका छिड़काव करा जाता है आसमान में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वहां पे क्रिएट होता है, और उसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर रिएक्शन होता है हवा के अंदर, और जिसकी वजह से एक आर्टिफिशियल क्लाउड बनता है। और उस आर्टिफिशियल क्लाउड के जरिए एक निर्धारित सीमा के अंदर बारिश करवाई जाती है। तो इंसान इस हद तक इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि उसने अपने फायदे के लिए इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, जैसे मिलिट्री यूज के अंदर। एग्रीकल्चर के अंदर किस तरीके से कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है या समय से बारिश नहीं हो पाती। तो इंसान ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी, क्लाउड सीडिंग की, कि उस उन इलाकों में भी अब वो बारिश करवाने शुरू कर दिया, वहां पे भी खेती बाड़ी करवानी शुरू कर दी। डिजास्टर मैनेजमेंट में किस तरीके से कि अगर उनको पता रहता था कि इस एरिया के अंदर हरिकेन्स वगैरह ज्यादा आते हैं, और इस इन महीनों में आते हैं, इन दिनों में हर साल में आते हैं, या इन दिनों में तूफान ज्यादा आते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उससे पहले से ही उस एरिया के अंदर का जो बेसिकली अगर स्टडी करा जाए कि हरिकेन्स जो तूफान क्यों आते हैं, तो उसके पीछे एक खास वजह ये मानी जाती है कि जहां पे भी लो प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है, जैसे जिस भी इलाके में गर्मी ज्यादा हो जाती है, तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और लो प्रेशर का मतलब हुआ है कि वहां की जो हवा है वो हल्की होकर आसमान में उठती है, और उसकी जो जगह है भारी हवा, जो ठंडी हवा है, वो लेती है। अब वो कई बार हवा की जो तीव्रता है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो कई 100 किलोमीटर की स्पीड से भी उस एरिया में हवा आती है। तो जाहिर है कभी कभी हवा जब समुद्र के ऊपर से आती है, और जो हाई जो उस एरिया में जब भरना शुरू करती है, जहाँ पे ये वातावरण गर्म होके वो आसमान में उड़ गया, उसको जो वैक्यूम क्रिएट उस जगह में भरना शुरू करती है, तो वो अपने साथ में बहुत सारा मॉइस्चर लेके आती है, बहुत सारा वो बादल लेके आती है, जिसकी वजह से वहां पे साइक्लोन जैसे हालात बन जाते हैं, हरिकेन जैसे हालात बन जाते हैं। तो उस एरिया में पहले से ही वो अंदाजा लगा लेते हैं
कि हाँ जी, इस पिछले कई सालों में ये पैटर्न चलता आ रहा है कि इस एरिया में इस टाइम पे लगातार जो लो प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ का वातावरण जो है गर्म हो जाता है, तो यहाँ पे उसकी वजह से वो गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उसकी जगह पे बहुत तेज तीव्रता से चलती हुई हवाएं आती है जो अपने साथ मॉइस्चर आती है, उसकी वजह से साइक्लोन होता है, हरिकेन्स आते हैं। यूएसए में खासकर ये चीज देखी गई। तो वहां पे उस एरिया के तापमान को कम करने के लिए, लो प्रेशर को कम करने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से रेन करवाई जाती है ताकि वहां पे हरिकेन और साइक्लोन्स आने बंद हो जाए। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इस तरीके से इस्तेमाल करा जाता है। मिलिट्री यूज में किस तरीके से, जैसे हमने आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब वियतनाम वार हो रही थी, तो वहां पे अमेरिका की जो फोर्सेस थी वो कहीं ना कहीं बैकफुट पा रही थी, कहीं ना कहीं वियतनाम के सोल्जर से जंगल वॉरफेयर में हारने की स्थिति में आती थी। और जब भी वहां पे जो जंगल में बारिश होती थी, तो उन्होंने देखा कि जो वियतनामीज सोल्जर्स हैं, वो उस टाइम पर वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते थे। और उस टाइम पे तो ये क्या करते थे, अमेरिकन जो होते थे वो अपने हेलीकॉप्टर्स या एयरक्राफ्ट के जरिए एक एरिया से दूसरे एरिया में जाकर अपने सोल्जर्स को वहां पर ड्रॉप करके उन वियतनामी सोल्जर्स को खत्म करने में कामयाब होते थे। तो इन्होंने वहां पे वियतनाम में भी बहुत सारा इस क्लाउड सीडिंग करके उनके उन उन वहां पे आर्टिफिशियल रेन करवाई उस टाइम पे, वॉरफेयर के टाइम पे जंगलों में। या तो उनकी फसलों को खराब करवा दिया, पूरा डूब गई फसलें, या वहां पे बाढ़ का माहौल जैसा क्रिएट करवा दिया, या वहां पे इस टाइम पे जब वॉर जंगल में चल रही होती थी वहां बारिश करवा के वियतनाम सोल्जर्स की टोटल मूवमेंट को कंट्रोल कर लिया। और उनको उस जगह पे अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए अपने आर्मी के लोग ड्रॉप करवा के उन्होंने वहां पे उनको खत्म करने में कामयाब हुए। तो इस तरीके से भी इसको आर्टिफिशियल वेदर को क्रिएट करा जाता है, आर्टिफिशियल रेन को क्रिएट करा जाता है। तो अब देखिए क्या है कि इंसान ने वेदर को अपने जो अभी अभी तक एक नेचुरल प्रोसेस से क्रिएट हो रहा था, बारिश एक नेचुरल प्रोसेस से बन के हर जगह जो बरस जहां पे बरसनी होती थी वहां बरसती थी, उसकी जगह पे इंसान ने उसकी जगह जगह लेनी शुरू कर दी। मगर फिजिक्स का लॉ है कि एवरी एक्शन हैज ए इक्वल रिएक्शन। जब आप नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो नेचर भी उसका उसका रिएक्शन करती है। जब आप आर्टिफिशियल रेन पैदा करके एक एक्शन करते हैं, तो उसको इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होना लाजमी है नेचर की तरफ से। तो ऐसा देखा गया कि कई जगह पे वेदर वेदर पैटर्न चेंज होने शुरू हो गए, कई जगह पे बहुत ज्यादा बारिश पड़नी शुरू हो गई, कई जगह पे जहाँ पे अब आज तक बर्फ नहीं पड़ती थी, रेगिस्तान और रेगिस्तान के बीचों बीच बर्फ पड़नी शुरू होगी। जैसे अभी पिछले 2 दिन पहले ही देखा कि सऊदी अरेबिया में रेगिस्तान के बीचों बीच बर्फ पड़ रही है, और दो तीन दिन लगातार पड़ती रही। और वहां के पूरे लोग भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। टर्की के अंदर समय से पहले, सर्दी के पूरा मौसम छाने से पहले वहां बर्फ पड़नी शुरू होगी। और दूसरी तरफ देखा गया कि यूरोप में गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि जैसे इंडिया में, दिल्ली में या इंडिया के कई एरिया में 35 से 40 डिग्री, 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। पूरे यूरोप में ऐसा माहौल बना हुआ है, सूखा पड़ रहा है वहां पे। तो ये जो वेदर पैटर्न जो चेंज हो रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ इंसानी इंसानी इंसान का भी है, जिसने नेचर के साथ बहुत बड़े तरीके से, बहुत बड़ी मात्रा में छेड़खानी करने की कोशिश करी गई है। यूएई में देखा गया है कि वहां पे जब गर्मी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां पे भी आर्टिफिशियल तरीके से क्लाउड सीडिंग करा जाता है, बारिश कराई जाती है, ताकि वहां पे जो टूरिस्ट है वो वहां पे बने रहें, और भारी मात्रा में टूरिस्ट वहां पे आए और वो उनकी इकोनॉमी को फायदा दिलवाएं। तो इस तरीके से बहुत सारा काम आर्टिफिशियल रेन में इंसान ने अपने हाथ में ले लिया उस वेदर पैटर्न्स को बनाने के लिए। अब जिस तरीके से मिलिट्री यूज में वियतनाम में यूएसए ने इस चीज को इस्तेमाल करा था आर्टिफिशियल रेन को क्रिएट करने का, तो ये कहीं ना कहीं पे एक वेदर वॉर का भी सिग्नल था कि लोग एक कंट्री दूसरे कंट्री पे जाके क्लाउड सीडिंग करके वहां के जो मौसम को खराब करके बारिश जोस्ती करवा के वहां पे जो उनकी फसल खराब कर दे, बाढ़ 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 आ जाए, और वहां पे और भी लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ना पहुंच पाए। तो इसके 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 बारे में काफी चर्चा होने लगी। और एक गवर्नमेंट वर्ल्ड बॉडी है जिसका नाम ENNOD है। उसके उसके तहत एक ट्रीटी हुई थी 1977 में, 1977 में, जिसमें फैसला हुआ था कि कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री में आर्टिफिशियल रेन या वेदर चेंजिंग टेक्नोलॉजी को एक वेपन की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएगी।
उसके बाद से ये देखा गया है कि कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री में इस तरीके से हस्तक्षेप नहीं करती कि उसका उसका जो मौसम है, उसका जो वेदर पैटर्न है, उसको आर्टिफिशियल तरीके से वो बदल पाए। तो क्या ये ये जो हम तरीका अभी तक जो पूरी दुनिया ने अपना रखा है, जो तो विकसित देशों ने अपना रखा है वेदर पैटर्न को चेंज करने का, उसके साथ खिलवाड़ करने का, उसका छेड़खानी करने का, जिसकी वजह से भी कई सारे वेदर पैटर्न्स हमारे यहाँ के पूरी दुनिया में कई कई जगह पे चेंज हो रहे हैं। क्या ये एक सस्टेनेबल तरीका है वेदर वेदर के साथ आगे मतलब हमें आगे बढ़ने का? क्या इसी तरीके से आगे बढ़ा जाएगा तो क्या एक सस्टेनेबिलिटी की राह दुनिया पकड़ पाएगी? बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जो कि नुकसानदेह हैं। तो अब जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये इसमें क्लाउड सीडिंग की तरफ क्लाउड सीडिंग जब करा जाता है, तो उसमें उसमें जो एक 2 पदार्थ है जिसको बहुत भारी मात्रा में इस्तेमाल करा जाता है, जिसमें सिल्वर आयोडाइड है और ड्राई आइस है। ये दोनों चीजें जो हैं ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है, और इसको जब क्लाउड सीडिंग करी जाती है कि एक एयरक्राफ्ट को या अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को मैन्ड एयरक्राफ्ट को एक बहुत ऊंचाई पे भेज के वहां पे इसको छिड़काव करा जाता है, तो जब बारिश होती है तो ये बेसिकली एसिड रेन की फॉर्म में होती है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने दुनिया में इस चीज के बारे में उजागर करने की कोशिश करी है, इस चीज का वार्निंग देने की कोशिश करी है कि ये जो चीज है ये गलत है, इस एसिड रेन से उल्टा इंसान को नुकसान है। अगर ये जिस उस जगह पे बारिश होती है जहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है, प्लांट्स उग रहे हैं, फल और सब्जियां उग रही हैं, और उसके अंदर ये केमिकल चला जाता है, तो जब इंसान उसको उसको कंज्यूम करता है तो उसके अंदर कैंसर पैदा होने की बहुत बड़ी प्रबलता है, बहुत बड़ा परसेंटेज है कि जैसे कैंसर पैदा हो सकता है, और या और भी कई बीमारियां पैदा हो सकती है। यूएसए में एक जगह में देखा गया था कि जब वो शुरू-शुरू में वो क्लाउड सीडिंग का जब काम करते थे, तो जब ये 2 केमिकल पदार्थ की सीडिंग इस्तेमाल करके जब सीडिंग करते थे, तो कई-कई जगह पे एक जेली की तरह वहाँ पे एक जेली की तरह जैसे मोटे-मोटे जेली के टुकड़े हैं, वो आसमान से गिरते थे और पूरे शहर में गिरते रहते थे। तो जब लोगों ने कंप्लेंट भी करी वहाँ के लोगों ने, ये पता नहीं आसमान से क्या कुछ गिर रहा है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने उन्होंने उस अब एक दिन चुप्पी बनाई रखी। उन्होंने इसके बारे में कुछ भी जानकारी लोगों को नहीं दी। बाद में कई सालों के बाद में ये पता चला कि ये भी एक एक एक्सपेरिमेंट था क्लाउड सीडिंग का, कि देखते हैं कि इस तरीके से बारिश हो पाती नहीं होती। ये मैं शुरुआती दिनों के बारे में बता रहा हूँ, जब ये क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी को डेवलप करा जा रहा था। तो वो जो जेली जैसे टुकड़े जो आसमान से गिरे, जहाँ-जहाँ गिरे, वहाँ की जो देखा गया कि उस जगह की जो जो प्लांट जो था, वो उस एरिया में पूरी तरह सड़ गया, और वहां पे वापस उस जगह पे फिर से वो प्लांट नहीं उग पाया। तो इतना इतना खराब था ये केमिकल प्रोसेस जिसके जरिए ये क्लाउड सीडिंग करने की कोशिश कर रहे थे। अब सनातन वे ऑफ लाइफ में या सनातन प्रैक्टिसेस में सस्टेनेबिलिटी पे बहुत बड़ा इन्होंने जोर दे रखा है, बहुत स्ट्रांगली उसके बारे में उसको प्रमोट करते हैं कि लाइफ को एक सस्टेनेबल तरीके से जीनी चाहिए, और इस तरीके से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए नेचर के साथ में। तो कई सारे उन्होंने उन्होंने इसमें तरीके बता रखे हैं कि जिस तरीकों को अपना के इंसान ऐसे आर्टिफिशियल वेदर पैटर्न्स को क्रिएट करने से बच सकता है। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जीज को इस्तेमाल करे, सोलर एनर्जी को इस्तेमाल कर सकता है, विंड एनर्जी को इस्तेमाल कर सकता है। आजकल तो बहुत ज्यादा रिसर्च होती है ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करने के लिए, जिसमें जिसमें आपके पानी से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करके उसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने की बात हो रही है, या फिर सीवेज वेस्ट वाटर के थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की बात हो रही है, या फिर सॉलिड वेस्ट से ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की बात हो रही है, जिसको आने वाले दिनों में ग्रीन हाइड्रोजन व्हीकल्स बना के उसमें उसको या जनरेटर सेट जो हैं जिनसे बिजली पैदा करी जाती है, उनको ये ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल देके उनके जरिए क्लीन एनर्जी के जरिए हम आप अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसमें 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 टेक्नोलॉजी में शुरुआत में तो थोड़ा अभी मेहनत लग रही है लोगों को, जिस दिन भी ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाएगी तो इंसानियत को बहुत बड़ा फायदा होगा। ट्रेडिशनल टाइप ऑफ जो फार्मिंग है उस पे भी सनातन वे ऑफ लाइफ या वैदिक प्रैक्टिसेस जोर देती है कि क्रॉप रोटेशन होना बहुत जरूरी है, कि अगर इस साल इन्होंने एक पर्टिकुलर टाइप का क्रॉप किसान ने लगाया है, तो अगले साल उस
जगह पे उस सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए दूसरे टाइप के क्रॉप का लगाना चाहिए, ताकि क्रॉप रोटेशन में सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहे और जो क्रॉप की जो यील्ड है वो भी बढ़ के निकल के आए और फसल अच्छी हो। और ऑर्गेनिक वे ऑफ मेथड्स को अपनाने की कोशिश करिए कि आप किसानों को समय समय पे हिदायत दी जाती है, उनको सिखाया जाता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स कम इस्तेमाल कीजिए, ऑर्गेनिक और हर्बल बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। उससे क्या होता है कि जब प्लांट्स में वो इस्तेमाल करे जाते हैं तो वो उसमें पानी की जो पूर्ति होती है वो कम होती है। केमिकल फर्टिलाइजर जितना इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा वहां पे पानी देना पड़ता है उस केमिकल को धोने के लिए, उस जगह से हटाने के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा वजह है कि जमीन का जो पानी का लेवल है वो बहुत जल्दी डिप्लीट होता है, कम होता है, अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करा जाता है। तो अगर अगर इसमें ऑर्गेनिक और हर्बल बेस्ड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करा जाएगा तो उसमें पानी की मात्रा उतनी कम इस्तेमाल में आएगी। तो कहीं आपको फिर क्लाउड सीडिंग करके आपको आर्टिफिशियल रेन पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वहां की पानी की मात्रा पूरी करने के लिए। जगह जगह पे चेक डैम्स बनाए जा सकते हैं। और चेक डैम्स बनाने की वजह ये होता है कि जब जिस टाइम पे मानसून हो रही है, बारिश हो रही है, जिस भी कंट्री में जिस भी समय पे जब बारिश का मौसम बनता है तो वो चेक डैम्स में अब जाके पानी इकट्ठा हो जाता है और वो पानी फिर धीरे धीरे करके जमीन का पानी का ना अंदर चला जाता है और वाटर लेवल वहां पे मेंटेन करने में मदद करता है। रिफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन का मतलब है अधिक से अधिक पेड़ पेड़ पौधे समय समय पे लगाते रहना चाहिए। अब जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, शहर की सीमा बढ़ रही है, तो वो जगह जगह पे पेड़ काट रहे हैं। जैसे जैसे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जगह जगह पे आ रहे हैं, वो बहुत सारी ऐसी जगह पे से सड़कें या हाईवेज या एयरपोर्ट्स या डैम्स या जितने भी रेलवे लाइंस हैं या सी पोर्ट्स हैं वो ऐसी जगह पे बन रहे हैं जहाँ पे पहले काफी पेड़ पौधे वहां पे लगे होते थे, मगर मजबूरी के कारण उन पेड़ पौधों को उन प्रोजेक्ट्स की वजह से उन उन पेड़ पौधों को वहां से काटना पड़ा। बट जितना अधिक से अधिक पेड़ पौधे जब कटेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं वेदर पैटर्न को चेंज करेंगे और वहां की हवा पानी को वहां पे उसमें फर्क आएगा। और शायद हो सकता है कि पहले की तरह जो बारिश होती थी वो अब इतने सारे पेड़ पौधों को काटने की वजह से ना होए और इंसान को मजबूरी में क्लाउड सीडिंग करके फिर से बारिश करवानी पड़े। तो जितने भी पेड़ पौधे कटते हैं शहरीकरण की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से या किसी भी और वजह से, तो उसको कहीं ना कहीं पे उसके आसपास के इलाके जो खाली हैं या कहीं और पे देश में जाके वहां पे उसकी उसको उन पेड़ों को रिप्लेस करना चाहिए। और वैसे भी देखा गया कि जितने भी पहाड़ों में जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वहां पे भी अब जो टूरिज्म की वजह से इतनी जनसंख्या में लोग पहुंच जाते हैं कि जगह जगह पे गेस्ट हाउसेस बन गए हैं, होटल्स बन गए हैं, घूमने फिरने की जगह बन गई। तो उन्होंने पहाड़ों में से जितने पेड़ पेड़ पौधे थे काट काट के ये अपने टूरिज्म को लुभाने के लिए अलग अलग सेंटर्स वहां पे खोल रखे हैं। तो वो उन पहाड़ों में भी इस चीज की रोक लग जानी चाहिए कि इससे इससे आगे पहाड़ का जो शहर है वो उसको नहीं बढ़ाया जाएगा, वहां पे पेड़ पौधे नहीं काटे जाएंगे। और अगर कट गए हैं तो उन पहाड़ों को वापस रिस्टोर, वहां पे उन पेड़ों पे उन पहाड़ों पे पेड़ पौधे वापस लगाने की मुहिम शुरू होनी चाहिए। और ये मुहिम जो है बहुत तेजी से होनी चाहिए ये पूरी दुनिया के अंदर, ताकि जो फॉरेस्ट एरिया जो पूरी दुनिया में वेदर पैटर्न्स को कंट्रोल करता है वो कहीं से कम ना हो जाए। और पहले पहले से तो काफी कम हो गया है, मगर फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि इसको वापस अपने उस लेवल पे लाया जाए कैसे भी करके, ताकि वेदर पैटर्न पहले की तरह चलते रहें और वेदर पैटर्न के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव ना आए। और जिस समय पे बारिश होती है वो उसी समय पे हो, वो आगे पीछे ना हो। तो आज की डेट में ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बारिश होगी तो कितनी होगी और किस समय पे होगी। उसी समय पे होगी जिस समय पे होनी चाहिए, ताकि जो फसल लगा रखी है बारिश के इंतजार में कि वो बारिश होगी तो फसल की जो बढ़ाई है जो उसी उतनी तेजी से उगेगी, तो वो उसके अंदर वो कोई कमी ना रह जाए। वरना क्या होता है, फसल या तो ज्यादा बारिश होने की वजह से खराब हो जाती है या बिल्कुल भी बहुत कम बारिश होने सूखा होने की वजह से खराब हो जाती है। तो वहां पे फिर इंसान फिर लालच में आ जाता है कि ऐसा करते हैं कि हम इसको वेदर पैटर्न अपना खुद ही क्रिएट कर लेते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, और आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवा लेते हैं, चाहे वो केमिकल रेन ही क्यों ना हो। तो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो नदी है, नाले हैं, अपने तालाब हैं,
इनकी सफाई का भी पूरा-पूरा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इनकी सफाई अगर नहीं हो पाएगी समय-समय पे, इनके अंदर पॉल्यूशन लेवल्स कम नहीं करे जाएँगे समय-समय पे, तो इनकी जो अंदर की जो गंदगी है, वो बेसिकली क्या करती है, वो उसको जब भी पानी को कंज़्यूम करा जाता है, वो इंसान के अंदर उतनी ही ज़्यादा बीमारियाँ पैदा करती हैं। तो बीमारी जब उसमें भी इंसान लालच में आ जाता है कि भैया देखो वाटर बॉडीज़ तो हमारी खराब हो गई हैं, नदियाँ तो खराब हो गई हैं, तो हम ऐसा करते हैं हम क्लाउड सीडिंग करके आर्टिफिशियल रेन करा देते हैं, कम से कम कुछ समय के लिए तो हमें हमें ऐसा पानी मिलेगा, जो फ्लो करके सारी गंदगी को अपने साथ बहा बहा के ले जाएगा। तो ऐसा ना करें, उन वाटर बॉडीज को मेंटेन करने में हर एक इंसान का योगदान होना बहुत जरूरी है। दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। तो एक देश ने अगर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, वो उसको दूसरे देश के साथ अपनी नॉलेज शेयरिंग करना उसका बहुत जरूरी है। तो नॉलेज शेयरिंग के बगैर ये पूरी दुनिया के अंदर इस टाइप की वैदिक प्रैक्टिसेस, सनातन वे ऑफ प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ावा देना नहीं जा सकता, दिया नहीं जा सकता। तो इसको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, तभी जाके दुनिया के अंदर ये जो वेदर चेंज का पैटर्न का जो इस वक्त चल रहा है पूरा सिस्टम, इसमें कहीं न कहीं पे कुछ रोक लगाने की इंसान के द्वारा कोशिश की जा सकती है। नहीं तो आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि इंसान सिर्फ़ क्लाउड सीडिंग पर ही सीमित रह जाएगा, आर्टिफ़िशियल वेदर, आर्टिफ़िशियल रेन करवाने पे ही ज़्यादा ज़ोर देगा, जिससे जिससे हमारे वेदर पैटर्न्स में और गिरावट आएगी और अनवांटेड रेनफॉल या अनवांटेड सूखा कई जगह पे पड़ेगा। किसी जगह पे अधिक बारिश हो जाएगी, किसी जगह पे बिल्कुल सूखा हो जाएगा, किसी जगह रेगिस्तान में बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी और पहाड़ों पे पता चला कि बारिश ही नहीं हो रही है। तो पूरे वेदर पैटर्न्स जो है पूरी दुनिया के तहस-नहस हो जाएँगे और अगर वेदर पैटर्न्स तहस-नहस हो गए, तो इंसान के पास कोई चारा नहीं रह जाएगा। वो ऐसी जगह पे फिर अपने आप को लेके जाएँगे जहाँ पे पानी आसानी से अवेलेबल है और उसकी वजह से पानी पानी की वजह से जंग शुरू हो जाएगी पूरी दुनिया में। तो जिसके पास पानी के ज़्यादा रिसोर्सेज़ होंगे, वो देश अपने आप को सबसे ज़्यादा काबिल मानेगा और बाकी देश जिसका पानी नहीं होगा, वहाँ की जनसंख्या वहाँ पे परेशान हो जाएगी और वो बिना 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 लड़े एक-दूसरे से रह नहीं पाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि वैदिक वे ऑफ लाइफ सनातन वे ऑफ लाइफ को अपनाया जाए, ताकि वेदर पैटर्न्स में सस्टेनेबिलिटी आ सके और हम एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। मैं संजीव मिश्रा आपसे इजाज़त लेता हूँ कि सनातन संवाद के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे इस ये जो जानकारी मैंने आपके साथ मुहैया करवाई है, ये आपको पसंद आएगी। आने वाले समय पे हम और इस तरह की जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे और आप किस तरह की जानकारी और चाहते हैं हम आपके सामने लेके आएँ, आप भी हमें सजेस्ट कीजिए, आप भी इसमें हमें हमें प्रोत्साहन दीजिए। मैं एक चीज़ और चाहता हूँ कि सनातन वे ऑफ लाइफ पे और वैदिक वे ऑफ लाइफ पे और क्या टॉपिक्स चुने जा सकते हैं, वो हमें सजेस्ट कीजिए। हम उन टॉपिक्स को भी अगर ठीक लगेगा कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहीं पे ये वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाते ही आपको 3 ऑप्शन आएँगे, ऑल का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपके पास हमारी तरफ से जो जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी, उसका जो नोटिफ़िकेशन है ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय हिंद।